वेलकम स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या कहता है जी। फर्स्ट में एक फिलर दिया और फिलर के अंदर क्या है, कहता है द ट्रस्टीज ऑफ द बोर्ड यूनैनिमसली डैश अगेंस्ट द न्यू डायरेक्टर। जो भाई बोर्ड के ट्रस्टी थे ना, वो यूनैनिमसली डैश हो गए। किसके अगेंस्ट हो गए जी? डायरेक्टर के अगेंस्ट हो गए। तो यूनैनिमसली का मीनिंग होता है एक मत से, एक मत से, ठीक है। यूनैनिमसली डैश अगेंस्ट द डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ना यूनैनिमसली कोई एडवर्ब है, एल वाई लगा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए। क्या आना चाहिए जी? कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए। अब आप देखो एक बारी ऑप्शंस में क्या क्या कहता है। फर्स्ट में कहता है जी वोटेड। भाई जो बोर्ड के ट्रस्टी उन्होंने क्या किया होगा? एक मत से डायरेक्टर के अगेंस्ट में क्या किया होगा? वोट किया होगा। डिस्कस, तो देखो डायरेक्टर के अगेंस्ट में डिस्कस क्या करेंगे भाई? यूनैनिमसली। ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए थी। कॉन्स्पायर का मीनिंग होता है षड्यंतर रचना, षड्यंतर रचना। और ये वैसे भी वर्ब थी, ये वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और पास्ट की बात कर रहे हैं। मुझे पता है ना ये चीज़ हो चुकी है। अगर वर्ब होती भी, कोई षड्यंतर रचते हुई, तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसके अंदर आ ही नहीं सकती थी, है ना। टायर्ड, टायर्ड की भी सेंस नहीं देता था, सेंटेंस की भी सेंस नहीं। क्या किया होगा बोर्ड के मेंबर ने? यूनैनिमसली बोर्ड के मेंबर ने उसके खिलाफ वोटिंग की होगी। क्या किया होगा जी? बोर्ड के मेंबर ने उसके खिलाफ में, बोर्ड के मेंबर ने उसके खिलाफ में वोटिंग की होगी। तो इसका आंसर आना था वोटेड, ठीक है। आ जाओ देखते इसका आंसर वोटेड ही है क्या? बिल्कुल इसका आंसर वोटेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो क्या कहते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं दे वर रिक्वायर्ड टू ब्लो दी हॉर्न पीरियोडिकली टू डैश दैट ऑल वॉज वेल। भाई वो लोगों को, उन लोगों को क्या करना पड़ता था जी? उन लोगों को हॉर्न को बजाना पड़ता था पीरियोडिकली, मतलब बार बार। उनको क्या करना पड़ता था जी? हॉर्न को बजाना पड़ता था पीरियोडिकली, बार बार। क्यों? ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, ऑल वॉज वेल। तो मुझे पता लगा ब्लो दी हॉर्न पीरियोडिकली टू डैश, टू दे दिया भाई यहाँ पर। तो आगे क्या आना चाहिए? आगे या तो कोई नाउन आए या फिर कोई वर्ब आए। और अगर वर्ब आएगी तो टू के बाद में वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगी या फिर कोई नाउन आए। अब आप देखो, अब आप देखो क्या आता है जी। अगर मैं कहता हूँ पॉइंट्स, तो भाई पॉइंट्स के पीछे तो एस लगा दिया, तो पॉइंट्स के पीछे एस लगा के V1 तो रही नहीं, इसे भी हटा दो। टू ट्रबल दैट ऑल वाज वेल, ट्रबल तो सेंस ही जनरेट नहीं करता। बार बार हॉर्न बजा के ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, यानी ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। एंश्योर आ सकता था अगर इसके पीछे एस ना होता, लेकिन एंश्योर के पीछे एस लगा दिया तो वर्ब की नेचुरल फॉर्म तो रही नहीं, सिंगुलर फॉर्म बना दी, तो ये भी नहीं आ सकता था, सेइंग भी नहीं आ सकता था। तो वो क्यों करते थे बार बार हॉर्न? कम्युनिकेट करने के लिए, एक तरह का मैसेज देने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेट आएगा आंसर इसका। देखो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या कहता है? द बॉस असिस्टेंट वाज क्वाइट विलिंग टू एक्सेप्टिंग अनडिजर्व्ड क्रेडिट फॉर द डील सक्सेस। जो बॉस का असिस्टेंट था ना, जो हमारे बॉस का असिस्टेंट था ना, वो क्या करता था जी? वाज क्वाइट विलिंग, उसकी पूरी तरह से इच्छा शक्ति थी क्या चीज़ की? प्राप्त करने की, अनडिजर्व्ड क्रेडिट की। भाई मुझे आभार प्राप्त हो जाए उस सक्सेस का जिसमें मेरा योगदान है ही नहीं, इस तरह की कोई सेंस दे रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, वॉज क्वाइट विलिंग टू एक्सेप्टिंग नहीं, आपने तो सीखा ही था। टू के बाद में V1 आनी चाहिए थी, टू के बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म आनी थी? नेचुरल फॉर्म आनी थी। तो मुझे पता लग गया नो इम्प्रूवमेंट तो हटेगा, नो इम्प्रूवमेंट तो हटेगा। वाज टू क्वाइट, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। द बॉस असिस्टेंट, असिस्टेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी वॉज आएगी, वर तो आ ही नहीं सकता। अब देख लेते, वाज क्वाइट विलिंगली टू एक्सेप्ट। विलिंगली क्यों? विलिंगली क्यों भाई? वाज हेल्पिंग वर्ब, विलिंग यहाँ पर मेन वर्ब और क्वाइट यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसको एडवर्ब क्यों बना रहे हो? इसको हटा दो, एडवर्ब तो ये है। यानी एक ही ऑप्शन बचता है क्या? टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट, ये इसका आंसर था। आगे देखो, आगे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स आवर ब्रेन सेल्स वर वायर्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट अलाउ अस टू बिकम इंस्टेंटली प्रोफिशिएंट व्हेन लर्निंग ए न्यू टास्क। जो रिसर्च की गई है ना, उससे पता लगता है कि जो हमारे दिमाग में सेल है ना, वर वायर्ड इन सच अ वे, उन्हें इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि भाई दे डू नॉट अलाउ, वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम किसी भी चीज़ को एकदम से जल्दी से सीख पाए, इंस्टेंटली किसी चीज़ को सीख पाए, किसी न्यू टास्क को। ठीक है, कुछ ऐसी बात कर रहा है। तो मुझे एक बात तो देख के पता चली कि जो ब्रेन के सेल्स है ना भाई, उनको वायर्ड किया गया है,
उनको वायर्ड किया गया है, ये बात ना पास्ट के टेंस में नहीं आनी चाहिए, वर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई? ये चीज़ तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ये ऐसा थोड़ी है कि भाई 15 सालों तक ब्रेन के सेल को भगवान इस तरह से बना रहे हैं, उसके बाद में भगवान क्या करेंगे, इनको दूसरे तरीके से अरेंज करेंगे। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ आपको भी पता है हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में डालते हैं, इसीलिए मुझे पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो हटा दिया, नो इम्प्रूवमेंट तो हटा दिया। अब बारी आई जी दो चीज़ों की, इज एम आर वॉज वर के बाद, यानी वर्ब आएगी आर, क्योंकि कोई प्रेजेंट की वर्ब मुझे लगानी पड़ेगी भाई, या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाऊं या फिर कुछ और लगाऊं, लेकिन वर्ब प्रेजेंट की ही लगानी पड़ेगी। अब मुझे पता लगा इज एम आर वॉज वर के बाद जब भी कभी वर्ब आती है, इज एम आर वॉज वर के बाद जब भी कभी वर्ब आएगी, तो अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है, और यहाँ पैसिव वॉइस ही तो होगा। जो ब्रेन के सेल हैं उनको वायर किया गया है, उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है, वो खुद इस वर्ब के डूअर नहीं है, यानी सब्जेक्ट मेरा पैसिव होगा। तो वही पैसिव फॉर्मेशन और इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल बचता है। नो इम्प्रूवमेंट हट गया, ये भी हट गया। अब इन तीन में से एक चूज करना था, तीन में से एक चूज करना था, तो मुझे पता लगा जो वे होता है ना, वे एक हमारा कॉमन नाउन होता है और सिंगुलर फॉर्म में है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म कभी भी विदाउट आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी हट गया, ये भी हट गया। आंसर क्या बच गया? आंसर बच गया ए इसका आंसर था। नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है जी, टर्मिनल फैसिलिटीज आर ऑल्सो ड्यूली इनएडिक्वेट, टर्मिनल फैसिलिटीज आर ऑल्सो ड्यूली इनएडिक्वेट। ठीक है, ड्यूली का मतलब होता है जी राइटफुली, अप्रोप्रिएटली। हम एप्लीकेशन लिखते थे उसके अंदर नहीं लिखते थे विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका आभारी, तो एक सही तरीके से एक अप्रोप्रिएट वे में। तो कोई चीज़ इनएडिक्वेट है, किसी चीज़ की कमी है, तो ड्यूली तो नहीं आ सकता, इसीलिए ना नो इम्प्रूवमेंट हट गया। अब बारी आई विलिंगली की, तो भाई विलिंगली जैसी तो कोई बात हो ही नहीं रही। किसी की विलिंग क्या होता है? विल यानी किसी की इच्छा शक्ति। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई जानबूझ के हमें सुविधाओं से वंचित रख रहा है, ऐसी तो कोई सेंस नहीं निकल पा रही, तो इसको भी हटा दो। डिलाइटफुली, जब किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ इनएडिक्वेट है, तो वो मोमेंट डिलाइटफुल तो नहीं हो सकता। अब दो आंसर आए, वोफुली या फिर रूफुली, वोफुली या फिर रूफुली। इन दोनों के दो मीनिंग होते हैं, एक तो इनका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली सैड, वोफुली का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली सैड, और रूफुली का मीनिंग भी होता है एक्सट्रीमली सैड। लेकिन वोफुली का एक और मीनिंग भी होता है, क्या? एकदम सीरियस। तो ये क्या कहता है कि भाई कमी कैसी है, फैसिलिटीज़ की ना एकदम गंभीर तरीके से कमी है, बहुत भयंकर कमी है, इसीलिए यहाँ पर वो फुली वर्ड एग्जैक्ट चॉइस बनता। देख लो यही आंसर था। आगे चलो, आगे क्या कहता है जी, आगे आपसे कहता है A robust regulatory framework governing the education sector will ensure that people do not fall prey for the excess of bribery. A robust regulatory framework governing the education sector will ensure, देखो जो ना ए आर्टिकल है रोबस्ट, यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रोबस्ट का एक मीनिंग होता है स्ट्रेंथी। ये कुछ ऐसा कहता है कि भाई जो एजुकेशन सेक्टर है ना उसको स्ट्रेंथ करो। फ्रेमवर्क गवर्निंग द एजुकेशन सेक्टर विल एंश्योर, भाई एक एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथ करो ताकि इस बात को एंश्योर किया जा सके, इस बात की तसल्ली की जा सके कि जो पीपल है डू नॉट फॉल प्रे फॉर द एक्सेस ऑफ ब्राइबरी, कि भाई वो ज़्यादा ही रिश्वत के शिकार ना बन जाए, कुछ इस तरीके की बात कर रहा है। अब आप एक बात देखने की कोशिश करना, दैट पीपल डू नॉट फॉल प्रे फॉर द एक्सेस ऑफ ब्राइबरी। तो भाई प्रे फॉर नहीं, फॉर प्रेपोजिशन तो नहीं होनी चाहिए थी, फॉर तो समथिंग होता है, लेकिन उनके ऊपर तो इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो हटेगा, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट तो मुझे करनी ही करनी पड़ेगी। अब मैंने देखा यहाँ पर ये वाला प्रे है, यहाँ पर कौन से वाला प्रे है जी, ये। इस प्रे का मतलब होता है जी शिकार बनना। क्या बनना जी? शिकार बनना या किसी चीज़ को भोगना। और ये प्रे तो होता है प्रेयर करना, कहते भी तो भगवान से प्रे करिए, तो वो वाली प्रे है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए ए ऑप्शन को भी मैंने हटा दिया, ई ऑप्शन को भी मैंने हटा दिया। अब इन तीन में से चूज करो। इस वाले प्रे का क्या मीनिंग होता है? इस वाले प्रे का एक मीनिंग होता है नोजी, दूसरे की लाइफ में ताक झांक करना, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ऐसी भी बात नहीं कर रहा। ये आगे फिर इसी एडजेक्टिव की एक कंपैरेटिव डिग्री बना रहा है, प्रेयर इसी एडजेक्टिव की एक कंपैरेटिव डिग्री बना रहा है, तो ऐसा भी मुझे यूज़ नहीं करना, हट गया। सीधी सी बात थी, किसी को नहीं भी पता था तो वो बस इतना निकाल लेता। फॉर प्रपोजिशन तो हर हाल में गलत थी, टू प्रपोजिशन आती, भाई किस चीज़ के शिकार ना बने, एक्सेस ऑफ ब्राइबरी के शिकार ना बने। और अब आप आगे वर्ड उठाते तो ये सारे ही वर्ड बदल दिए। ये होता है प्रार्थना करना, ये होता है ताक झांक करना, ये इसी की कंपैरेटिव डिग्री। एक ऑप्शन क्या बचता?
डी ऑप्शन बचता, डी ही मेरा आंसर था। आगे क्या कहते हैं, द फैक्ट दैट इट ग्रोज, एक सेकेंड, द फैक्ट दैट इट ग्रोज, भाई इसकी डायरेक्शन ही नहीं दी, पता नहीं चला इसके अंदर क्या करना है, इसकी डायरेक्शन ही नहीं दे रहा। द फैक्ट दैट इट ग्रोज वाइल्ड इन फॉरेस्ट, द फैक्ट दैट इट ग्रोज वाइल्ड इन फॉरेस्ट एंड द हार्वेस्ट सीजन एंड शेल्फ life around 5 days in ambient temperature are short means that collection and transportation of kokum presents logistical problem leading to a lot of wastage। क्या कहते हैं जी, कोकम नाम का ना एक प्लांट होता है, एक फ्रूट होता है कोकम नाम का, ठीक है, जामुन जैसा सा दिखता है थोड़ा थोड़ा। कहता है भाई फैक्ट क्या है कि इट ग्रोज वाइल्ड इन फॉरेस्ट, घने जंगल के अंदर पैदा होता है ये, ऊपर से एंड द हार्वेस्ट सीजन एंड शेल्फ लाइफ, जो इसका हार्वेस्टिंग का सीजन होता है ना लगभग 5 दिन का होता है इन एम्बियंस टेम्परेचर, इन एम्बियंस टेम्परेचर, एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण या फिर माहौल। ये फैक्ट क्या है, शेल्फ लाइफ आर शॉर्ट, ये भी बहुत शॉर्ट है। इस वजह से क्या होता है, इसको कलेक्ट करना और इसको ट्रांसपोर्ट करना अपने आप में एक डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस कर देता है, और साथ ही साथ ना लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम का मीनिंग ही वो होता है ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसी वजह से ना इसकी बहुत सारी वेस्टेज हो जाती है, लीडिंग टू ए लॉट ऑफ वेस्टेज। तो भाई एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, लेकिन इसके अंदर मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन क्या थी, करना क्या था, टाइपिंग की कुछ गड़बड़ हो गई, लग तो बिल्कुल सही रहा है। इन ओके, एम्बियंस एक नाउन था, एम्बियंस टेम्परेचर, अच्छा ठीक है, मिल गई गड़बड़, मिल गई भाई गड़बड़ ऐसी मिल गई कि इट के बाद ना ग्रोज तो डायरेक्शन नहीं दिया, हालांकि गलत वर्ड को छाटना था। तो यहाँ क्या गड़बड़ करता जी, ग्रोज तो एक वर्ब थी, इट मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी उसने सिंगुलर लगा दी। लॉट ऑफ वेस्टेज एक नाउन था, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। कलेक्शन भी एक नाउन था, एंड सेम चीज़ों को जोड़ता, ट्रांसपोर्टेशन भी एक नाउन होता, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर एक नाउन था, उससे पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा रहा था, सॉरी हाँ, ये टेम्परेचर हमारा कोई ना कोई नाउन था, इससे पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाना था, लेकिन जो एम्बियंस था ना ये भी एक नाउन था, इसीलिए यहाँ पर गलत यूज़ कर रहा था, यहाँ पे कोई और एडजेक्टिव का यूज़ करता, ये गड़बड़ थी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है भाई कुछ फ्रेजेस दिए हैं, इनको देखना है कि कहीं गड़बड़ है या सही है। ठीक है, बिलो ए सेंटेंस इज प्रोवाइडेड विद 2 phrases being bold, you need to find out those phrases in the sentences are grammatically correct। अगर गलत है तो भाई इनको रिप्लेस कर देना, सही है तो चलने दो। क्या कहता है, कहता है टेक बिगेस्ट कंपनी आर प्लेसिंग ह्यूज बेट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग ऑन थिंग्स रेंजेस टू फेस स्कैनिंग स्मार्टफोन एंड कन्वर्सेशनल कॉफ़ी टेबल गैजेट्स टू कंप्यूटराइज्ड हेल्थ केयर एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स। क्या कहता है जी, ये क्या कहता है, एक मिनट, हाँ ये क्या कहता है, टेक बिगेस्ट कंपनी, जो टेक्नोलॉजी की बिगेस्ट कंपनी है ना, वो क्या कर रही है, आर प्लेसिंग ह्यूज बेट्स ऑन, बड़ा दाव लगा रही है, यानी बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, किस चीज़ के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। बैंकिंग ऑन, बैंकिंग का मतलब होता है, बैंक का मतलब जब नाउन की तरह होता है तो बैंक वो वाला बैंक जहाँ पैसे डिपॉजिट करवाते हो, और वर्ब की तरह होता है तो एक इंक्लाइन या फिर एक तरफ करवट लेना, झुकाव लेना। तो ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपनियाज़ है ना, हमारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियाज़ है, ये क्या कर रही है, ह्यूज बैट यानी बड़ा दाव लगा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करना। भाई रिसेप्शन पे पर्ची कटवाने के लिए मशीन लगा दी, मेट्रो पे टोकन चेक करने की मशीन लगा दी, ह्यूमंस की छुट्टी होती जा रही है ना वहाँ से, यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनियाँ ज़्यादा बेट लगा रही है, ज़्यादा रिस्क ले रही है, पैसा वहाँ डाल रही है। बैंकिंग ऑन का मतलब एक करवट ले रही है, शिफ्ट कर रही है थिंग्स की तरफ। कहाँ, रेंजिंग टू फेस स्कैनिंग स्मार्टफोन, कहाँ से भाई एक बात इसमें पता लगी, रेंजिंग टू फेस स्कैनिंग, टू नहीं फ्रॉम। देखो आज के टाइम में क्या है, हमारे मोबाइल में फेस स्कैनिंग का ऑप्शन आता है, एंड्रॉयड फ़ोन में हमारा चेहरा देख के लोग खोल देते हैं, यानी फेस को स्कैन करने की आज भी सुविधा है स्मार्टफोन के पास। और कन्वर्सेशनल कॉफ़ी टेबल गैजेट्स, फ़ौरन में जाओगे ना भाई, अकेलापन सबको खाता है, अब किसी का कॉफ़ी पीने का मन है, कोई दोस्त वोस्त है नहीं, तो बेचारा सोचेगा यार अकेला कॉफ़ी पीने जाके करेगा क्या, तो उन लोगों ने क्या किया, कन्वर्सेशनल कॉफ़ी टेबल गैजेट्स बना दी। कॉफ़ी की टेबल के ऊपर ना कुछ गैजेट्स लगा दिए, आप वहाँ जाके बैठोगे, वो अपने आप से आपसे बात करनी शुरू कर देगा गैजेट, मेरा नाम ये है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, यानी आपका टाइम पास करवा दे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास अभी भी है, यानी टू नहीं फ्रॉम।
फ्रॉम का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास अभी भी है, और टू का मतलब है हम वहाँ से जा रहे हैं ना, किस तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम और टू का पेयर भी तो होता है, तो यहाँ टू का पेयर तो गलत सेंस देता था, यहाँ भी टू गड़बड़ कर रहा था, गलत सेंस दे रहा था, यानी यहाँ ना मुझे फ्रॉम लगाना था और यहाँ कहता है टू। और अब हम किस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कंप्यूटराइज्ड हेल्थ केयर एंड ऑटोनोमस व्हीकल। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं भाई। ऐसी भी कोशिशें की जा रही है कि इन बेचारे डॉक्टरों की भी छुट्टी कर दो, मशीनें ही आपका ऑपरेशन वगैरह कर दे, आपका डायलिसिस वगैरह कर दे, इनको भी ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन की आवश्यकता ना पड़े। और व्हीकल्स भी ऑटोनोमस बनाए जा रहे हैं, बिना ड्राइवर के बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ गड़बड़ थी प्रेपोजिशन के पेयर की, टू नहीं, यहाँ लगाता क्या, फ्रॉम। क्या आंसर आता है इसमें? ऑप्शन है क्या अरेंजिंग फ्रॉम का? एक ऑप्शन तो है भाई, दो ऑप्शन है, तो इसके अंदर हाँ टेंस क्यों बदलेगा, रेंजिंग फ्रॉम ही रखेगा, बी ऑप्शन ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन ही आएगा। देख लो, आगे बढ़ो। आगे क्या कहते हैं, इन द लैंड दैट क्रेडल्ड द आइकॉनिक चिपको आंदोलन इट्स लीडर्स लेमेंट द फैक्ट दैट लव टू द जंगल एंड एवरीथिंग इन इट फोल्ड हैज इरोडेड ऑन द डिकेड्स। क्या कहता है भाई, एक धरती, इन द लैंड का मतलब एक धरती, दैट क्रेडल द आइकॉनिक चिपको आंदोलन, जिसने क्या किया, क्रेडल का मतलब होता है पालन पोषण करना या शुरू करना। एक ऐसी धरती, भारत का एक ऐसा देश है भाई, भारत एक ऐसा देश है जिसने चिपको आंदोलन को शुरू किया। इट्स लीडर, आज उसके लीडर क्या करते हैं, लेमेंट करते हैं। लेमेंट का मतलब होता है शोक प्रकट करना, दुखी होना, दुख प्रकट करते हैं। किस बात पे, इस बात पे कि द फैक्ट दैट लव टू दी जंगल, की भाई जंगल से प्यार करो, हरियाली से प्यार करो, एंड एवरीथिंग इन इट्स फोल्ड, कि भाई जंगल हमें जो कुछ भी देता है, ये खूब सारे जंगल है, ये आपको घास भी देंगे, ये आपको लकड़ी भी देंगे, है ना, ये जो कुछ भी देते हैं उन सब चीज़ों से आप प्यार करो। ये जो एक फैक्ट था ना, जो हमारा कल्चर था, इंडिया में माना जाता था, हैज़ इरोडेड ऑन दी डिकेड। इरोडेड का मीनिंग क्या होता है, सोइल इरोजन पढ़ते हो, वहाँ पे इरोजन होती है नाउन, कटाक्ष करना, कट जाना, खराब हो जाना धीरे धीरे। इरोडेड का मीनिंग क्या होता है, वर्ब की तरह डिस्ट्रॉय हो जाना, डिमिनिश हो जाना, यानी अब वो फैक्ट, अब वो प्यार लोगों के मन में वनस्पति के लिए, ग्रीनरी के लिए खत्म होता जा रहा है। इस वजह से भारत के जो लीडर्स हैं वो बेचारे दुखी हैं, हालांकि उनको क्या फ़र्क पड़ना है यार। तो यहाँ पर ना गड़बड़ क्या की जी, इसने गड़बड़ की ऑन दी डिकेड्स। ऑन दी डिकेड्स नहीं, जब इस तरह का टाइम इंटरवल बताना हो तो फिर हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं ना। ओवर प्रेपोजिशन का यूज़ क्यों करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को डेजिग्नेट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑन हटा के आपको एक बात समझ में आई कि जी ऑन गड़बड़ कर रहा है, ऑन तो हटेगा, ऑन हटेगा, नो इम्प्रूवमेंट हटेगा। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो भाई लव फॉर दी जंगल आएगा, लव फॉर समवन होता है, लव ऑफ थोड़ी, लव ऑफ मदर होता है। अब थोड़ा सा तुम सेंस भी पकड़ोगे, लव ऑफ मदर, किसका प्यार, माँ का प्यार, ये नाउन ऑफ नाउन का केस पोजेशन बता रहा है, फॉर हर चिल्ड्रन, कि माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए, यानी किसी चीज़ के लिए जब लाते हो तो फॉर लगाया जाता है। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, लव फॉर दी जंगल। यहाँ थर्ड आंसर था, क्या आंसर था जी इसका, थर्ड आंसर था क्या, थर्ड आंसर था। ओके, आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है भाई, एक सेकंड बच्चों, आगे कहता है द जियामिन समिट फॉलोज ए ग्रूलिंग 2.5 months ड्यूरिंग विच द रियोटेरिक बिटवीन इंडिया एंड चाइना स्पेशली द लेटर्स हैड बीन क्वाइट शार्प, हैड बीन क्वाइट शार्प। देखो बात करते हैं जी, कोई समिट वगैरह हुआ, चीन ने किया होगा इसलिए इसका नाम ऐसा रखा जियामिन समिट। ये समिट जो था ना, ये समिट जो था फॉलोज ए ग्रूलिंग 2.5 months तक चला। ग्रूलिंग का मतलब होता है एकदम मोनोटोनस या डल और बोरिंग सा, 2 महीने तक चलता रहा। और उसके दौरान क्या हुआ, विच द रियोटोरिक बिटवीन इंडिया एंड चाइना, रियोटोरिक बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो मुझे पता लगा जी, एक सेकंड मुझे क्या पता चला, विच द रियोटोरिक बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, एक सेकंड रुको, पिन क्वाइट शार्प। हाँ, मुझे क्या पता चला जी, कोई समिट वगैरह हुआ, ठीक है, चाइना ने करवाया, डल और बोरिंग था, 2 महीने तक चला। उसके दौरान क्या हुआ, रियोटोरिक होता है जी अवाक पटुता, अपनी बात को क्लियरली कहना। तो दोनों देशों ने अपनी अपनी बातें कही होगी, कोई समिट रखा, दोनों ने अपनी अपनी बातें कही, अपना अपना पॉइंट जस्टिफाई करा। किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, किसके बीच में जी, इंडिया और चाइना के बीच में चला, ठीक है। आगे क्या कहता है जी, बिटवीन इंडिया एंड चाइना स्पेशली द लेटर्स, यानी
इंडिया और चाइना के बीच में चला, और खास करके जो लेटर जो बाद वाला है ना, उसने क्या करा, हैड बीन क्वाइट शार्प। यानी भाई समिट हुआ तो दोनों देशों ने कहा था कि बातचीत से अपने मतभेद को सुलझा लेंगे। 2.5 महीने तक चला, बिल्कुल डल और बोरिंग था, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन जो बात कहने का तरीका था उसमें खासकर चाइना का बहुत ज़्यादा शार्प रहा, बहुत ज़्यादा तीखे तरीके से उन्होंने बात की। अब देखते हैं गड़बड़ की क्या आवश्यकता पड़ गई। स्पेशली द लेटर हैड बीन क्वाइट शार्प। तो भाई एक बात आपको पता लगी, यहाँ पर कहता है फॉलोज, यहाँ पर कहता है फॉलोज, यहाँ पर टेंस लगा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रहा है, तो मुझे पता लगा कि पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग आगे जो बात कहेगा ना वो भी प्रेजेंट के ही किसी टेंस में कहेगा, है ना, वो भी प्रेजेंट के किसी टेंस में ही कहेगा। तो यहाँ पर हैड बीन गड़बड़ कर रहा था, इसीलिए ना नो करेक्शन तो हट गया। हेड नहीं आएगा, प्रेजेंट की कोई वर्ब आएगी, प्रेजेंट का कोई टेंस आएगा। ये तो इसको पास्ट का टेंस बना रहा था, तो हेड नहीं आएगा, तो मैं इस ऑप्शन को भी हटा सकता हूँ, इस ऑप्शन को भी हटा सकता हूँ। अब मुझे एक बात पता चली, जो मेरे पास में 3 ऑप्शन बचे, इनमें तो कोई वर्ब डाल रहा है क्या? इनमें तो कोई वर्ब डाल ही नहीं इसने कह दिया हैज़ क्वाइट शार्प, हैज़ क्वाइट शार्प। तो भाई आपको पता है कि हैज़, हैव, हेड के बाद जब भी कभी वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और अगर उसके बाद में वर्ब नहीं आती तो फिर वहाँ पर हैज़ ना पोजेशन बताता है। जैसे मैं एक सेंटेंस के थ्रू लिखता हूँ, हालांकि तुम सभी को पता है, मैं कहता हूँ आई हैव ए कार, मेरे पास में क्या है, एक कार है। आई हैव ए कार, आई हैव ए पेंसिल, आई हैव ए बेंच, ठीक है, आई हैव ए मोबाइल। यानी मैं कोई पोजीशन बता रहा हूँ। जब हैव ना, बात समझने की कोशिश करो, जब हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं आती, यानी हैव अकेला ही मेन वर्ब बन जाए, तो भाई उसके बाद में हम हमेशा कोई नाउन लगा के उसकी पोजीशन बताते हैं। बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, यहाँ हैज़ एक वर्ब हो गई, क्वाइट यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, शार्प यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। अब क्वाइट एक एडवर्ब है, शार्प यहाँ पर कोई एडजेक्टिव है। अगर कह दूँ हैज़ क्वाइट शार्प, तो भाई कोई वर्ब आई ही, कोई नाउन आया ही नहीं, तो पोजीशन बताई कैसे? या तो यहाँ कोई नाउन लगाता, हैज़ क्वाइट शार्प आर्ग्यूमेंट, तब भी मैं सोच लेता, लेकिन कोई नाउन लगा ही नहीं रहा। तब मुझे पता चला कि हैज़ के बाद में कोई और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मुझे देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर पोजेसिव केस नहीं दिखाना, मुझे किसी एक्टिविटी के एक्शन को दिखाना है। इसीलिए ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये तो पहले हटा दिया था। क्या आंसर बचा? यही वाला आंसर बचा, फोर्थ आंसर बचा। देख लो फोर्थ इसका क्या है जी, आंसर है। अब आ जाओ 41 की तरफ। देखो 41 में क्या कहता है, 41 में क्या कहता है जी, Questions had therefore raised after the possibility of EVM tampering either by the introduction of malicious code। कहता है भाई सवाल उठाए जा रहे हैं इस बात की संभावना के बाद, पॉसिबिलिटी होता है संभावना, कि EVM के साथ टेम्परिंग हुई है। टेम्परिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, इसकी एग्जैक्ट वर्ब लगती है डॉक्टर जब नाउन होता है तब इसका मीनिंग होता है चिकित्सक, और डॉक्टर जब वर्ब की तरह काम करते हैं तो इसके 2 मीनिंग होते हैं, किसी को क्योर करना, किसी की चिकित्सा करना, और दूसरा मीनिंग होता है किन्हीं कागजों से, सबूतों से क्या करना जी, छेड़छाड़ करना। इस तरह की सेंस में यूज़ होता है। तो कहता है भाई सवाल उठने लगे हैं इस बात की संभावना पे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है, या तो उसके अंदर कोई मैलिशियस कोड डाला जाता है, कोई ख़राब कोड डाला जाता है, या फिर भाई दैट कुड ओवरराइड द लॉजिकल एम्बेडेड इन द चिप, जो क्या करेगा जी, ओवरराइड कर देगा उस लॉजिक को जो उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड चिप के अंदर एम्बेडेड है। या फिर क्या करते हैं भाई, चिप को रिप्लेस कर देते हैं और मैनिपुलेट कर देते हैं कम्युनिकेशन को बिटवीन किस के कम्युनिकेशन को, बैलेट को और कंट्रोल यूनिट को, जो हम डालते हैं रिमोट सिग्नल या इक्विपमेंट से। सीधी सी बात कह रहा है कि भाई सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ईवीएम तो हैक नहीं होगी। हालांकि ये तो भाई नकली बात होती है, ईवीएम हैक होती तो बंगाल में भी तो बीजेपी जीत जाती, ईवीएम हैक होती तो पंजाब में भी तो बीजेपी जीत जाती, तो ये तो नकली बात होती है ईवीएम हैक वाली, ठीक है। लेकिन ऐसे सवाल उठ रहे हैं। एरर की बात अगर आई तो एरर तो सीधा सा ही दिख गया। एरर सीधा सा क्या दिखा, क्वेश्चंस हैड देयरफॉर रेज्ड। कहाँ है जी, क्वेश्चंस हैड देयरफॉर रेज्ड। आप मुझे एक बात बताओ, आप सब बच्चे समझदार हो गए हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसके अंदर सब्जेक्ट है क्वेश्चंस, इसके अंदर वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जी हेड। देयरफॉर क्या है जी, देयरफॉर इसके अंदर एडवर्ब है, और यहाँ पर रेज्ड क्या है, मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो कहते हैं कि क्वेश्चंस हैड रेज्ड, क्वेश्चंस ने कुछ रेज थोड़ी किया है। आप इस नाउन को उठा के देखो, अगर मैं यहाँ राम लगा देता तो आप क्या लगा सकते थे, राम
हैड रेज्ड ऑब्जेक्शन या फिर क्वेश्चन। यानी मेरे समझाने का मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो आगे वाला नाउन इस वर्ब का डूअर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कोई चीज़ को रेज थोड़ी कर रहे हैं, सवालों को उठाया जा रहा है। यानी यहाँ पर एक्टिव वॉइस ना होके मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैसिव वॉइस। मुझे क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस ना होके मुझे चाहिए पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस चाहिए तो फिर तो तुम सब बच्चों को पता है क्या, पैसिव वॉइस में आप क्या बना दोगे जी, पैसिव वॉइस में आप क्या बना दोगे, हैज़, हैव, हैड या फिर हैव बीन प्लस में रेज्ड। आप क्या बनाओगे जी, हैव बीन। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक्टिव वॉइस नहीं चाहिए तो नो करेक्शन हट गया, आगे पता चला हैव, यानी वर्ब तो हैव की आएगी। ठीक है, अब तुम चूज करो इसमें से कौन से वाला ऐसा है जिसके अंदर पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो देख लो, ये तो फिर से वैसा स्ट्रक्चर दे रहा है कि क्वेश्चन इस वर्ब का डूअर है, रेज वर्ब का नहीं। क्वेश्चन डूअर है ही नहीं इस रेज वर्ब का। यहाँ भी हैव और रेज ऐसा ही स्ट्रक्चर। यहाँ कुछ यूनिक स्ट्रक्चर मुझे दिखा। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है हैव बीन देयरफॉर रेज्ड, क्वेश्चंस हैव बीन देयरफॉर रेज्ड। किसने रेज किया होगा, बाय पीपल। ये एक पैसिव फॉर्मेशन थी। इसका आंसर हो जाता थर्ड। क्या आंसर आता जी, थर्ड आता। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर। अब देखो इसके अंदर क्या दिया आपको, एक पैसेज दे दिया, एक पैसेज दे दिया और कुछ लाइन को इसने स्किप कर दिया। ठीक है, एक पैसेज दिया और एक लाइन को इसने स्किप कर दिया। अब हमें बताना है कि यहाँ पर हम कौन से वाली लाइन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड रुको, इसके ऊपर बॉक्स बना लेते हैं वरना पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये लाइन ही कट गई। चलो छोड़ो, क्या कहता है, कहता है एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो सीइंग ए शिफ्ट इन द स्ट्रेटेजी ऑफ हैकर। जो एक्सपर्ट है ना, वो उन्हें एक शिफ्ट दिख रही है कि भाई हैकर्स ने ना अपनी स्ट्रेटेजी को अब चेंज कर लिया है। अब हैकर्स क्या करते हैं, हु आर नाउ टारगेटिंग मोबाइल डिवाइसेस। अब वो मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करते हैं, क्यों, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन देम। मोबाइल के अंदर जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, फेसबुक आईडी का पासवर्ड या आपकी कुछ भी पर्सनल फोटोज़, जो कुछ भी होता है उसकी एक्सेस करने के लिए अब हैकर्स ने क्या कर लिया जी, मोबाइल फ़ोन को टारगेट बनाना शुरू कर लिया है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट सेड, इजराइल की साइबर सिक्योरिटी की एक फर्म है चेक पॉइंट। इजराइल की साइबर सिक्योरिटी की फर्म क्या है, चेक पॉइंट। उसने क्या कहा है, उसने कहा है दैट इट्स सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैव रिवील्ड ए न्यू वेरिएंट ऑफ एंड्रॉयड मेलवेयर। उसके जो सिक्योरिटी रिसर्चर है ना, उन्हें पता लगा, उन्होंने रिवील किया है एक एंड्रॉयड मेलवेयर, एक एंड्रॉयड वायरस का क्या, जो ब्रीच करता है, दरार डालता है सिक्योरिटी ऑफ मोर देन 1 मिलियन गूगल अकाउंट, जिसने 1 मिलियन से भी ज़्यादा यानी लगभग 10 लाख गूगल अकाउंट्स पे दरार डाली, उनकी सिक्योरिटी को भेद दिया। द न्यू मेलवेयर कैंपेन नेम्ड गुलीगन, जो न्यू मेलवेयर कैंपेन है ना, वायरस है, उसका नाम क्या है जी, गुलीगन। ये क्या करता है, रूट एंड्रॉयड डिवाइस, एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर देता है और स्टील कर लेता है, ईमेल एड्रेस को चुरा लेता है और ऑथेंटिकेशन टोकन स्टोर्ड ऑन देम, और बाकी सारी जो परमिशंस वगैरह होती हैं उन सबको भी चुरा लेता है। फिर एक लाइन स्किप करता है, आगे कहता है This theft of over a million Google account detail is very alarming and represent the next stage of cyber attack, said Michael Shallow, Checkpoint's head of mobile product in a statement. ये जो चोरी हुई है ना, this theft of over million Google account, 10 लाख गूगल अकाउंट में जो डेटा की चोरी हुई है, ये अलार्मिंग है, हमें सचेत करने वाली। और क्या रिप्रेजेंट करती है, नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज को रिप्रेजेंट करती है कि अब इस तरह के हमले किए जाएंगे। ये बात किसने कही, ये बात माइकल शैलो ने कही, चेक पॉइंट कंपनी का हेड है मोबाइल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब कहाँ कही, अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर गई, चेक पॉइंट मोबाइल रिसर्च टीम फर्स्ट एनकाउंटर्ड गुलीगन्स कोड इन द मलेशियस स्नैपी ऐप लास्ट ईयर। चेक पॉइंट मोबाइल रिसर्च टीम ने क्या किया, पहली बार इसको गुलीगन वायरस को कब पकड़ा, कब इससे मुलाकात हुई, स्नैपी नाम के किसी ऐप में इन्होंने पकड़ा पिछले साल। इन अगस्त 2016 द मेलवेयर रीअपियर्ड विद ए न्यू वेरिएंट। अगस्त 2016 में ये जो वायरस था फिर से रीअपियर हुआ, उजागर हुआ एक नए रूप में, न्यू वेरिएंट के साथ, एंड हैज़ सिंस इन्फेक्टेड एटलीस्ट 1300 डिवाइसेस पर डे। और उसके बाद से अब तक 13,000 फ़ोनों को हर रोज़ इन्फेक्ट कर रहा है। अबाउट 40% ऑफ दिस डिवाइसेस, जिनमें से लगभग 40% के आसपास जो डिवाइसेस है वो कहाँ के हैं जी, वो एशिया के हैं, और 12% कहाँ के, यूरोप के हैं। इतनी राम कहानी पढ़वा दी, कोई बात हुई क्या,
देख लो क्या कहता है। अब कहता है द इन्फेक्शन, अब ना यहाँ कोई लाइन आनी थी, अब इन दिए गए ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि यहाँ कौन से वाली लाइन आनी थी। तो देखते हैं, द इन्फेक्शन बिगिन व्हेन ए यूजर डाउनलोड एंड इंस्टॉल ए गुलिगन इन्फेक्टेड ऐप। तो बिल्कुल सही बात है, पहले बता रहे हैं कि गुलिगन ऐप में वहीं से वायरस हुआ है, और अब आगे बता रहे हैं कि कैसे होता है इन्फेक्शन, कैसे स्टार्ट होता है जब कोई यूज़र इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है किसी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर और उसके अंदर मौजूद लिंक्स पर, फेक लिंक्स पर क्लिक करता है, और उस वजह से क्या होता है, उसके मैसेजेस पर क्या हो जाता है जी, अटैक हो जाता है। यानी पहला वाला तो बिल्कुल फिट होता है। अब आगे वाले पढ़ लो। विद दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ अटैकर्स कैन एक्सेस यूजर सेंसिटिव डेटा फ्रॉम जीमेल, गूगल फोटो, गूगल ड्राइव, गूगल प्ले एंड गूगल ड्राइव अकॉर्डिंग टू चेक पॉइंट। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर एक ही लाइन आएगी, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से एक आएगा। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट आएगा। अगर आप कहते हो सेकंड आए तो फिर दिस इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन कौन सी वाली, यहाँ तक तो इसने कोई बताया ही नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन इसने निकाल ली। यहाँ बता दिया सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, लेकिन डिटेल में तो आगे बताना पड़ेगा ना कि ये गुलिगन कैसे इन्फॉर्मेशन चुराता है। तो सेकंड से तो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट फर्स्ट था। आगे पता लगा वंस द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड द वेबसाइट डिस्प्लेस ए फेक फेल्ड लॉगिन मैसेज टू द विक्टिम। तो भाई कौन सी वेबसाइट, किसी वेबसाइट की बात ही नहीं चल रही, तो ये भी नहीं हो सकता था, और हो सेकंड सकता था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में चूज़ करने की बारी आई तो मैं इसे चूज़ करता। आगे कहता है एज द डिजिटल इकोनॉमी ग्रो, तो भाई डिजिटल इकोनॉमी जैसी कोई बात कर नहीं रहा, नहीं लग सकता ये। और उसके बाद क्या कहते हैं, द कंपनी सेड दैट इन दिस फिशिंग अटैक विक्टिम्स आर आस्क्ड टू एंटर देयर अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वन टाइम पासवर्ड एंड अदर डिटेल। हो सकता था ये, देखो फिफ्थ में फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ तीनों ही थोड़ी बहुत सेंस देते थे, लेकिन जब इनमें से एक चूज़ करने की बात आई तो मुझे क्या पता लगा, पहले गुलिगन का जिक्र कर रहा है और आगे गुलिगन कैसे काम करता है उसके बारे में बता रहा है। तो फिर फर्स्ट ने इन दोनों की प्रायोरिटी को ख़त्म कर दिया। आंसर क्या बना, आंसर फर्स्ट बना। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है दैट इंडियाज़ इकोनॉमिक मोमेंटम हैज़ स्लो डाउन, कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी थी वो अब धीमी हो गई है, स्लो हो गई है। नाउ बियॉन्ड डाउट, इस बात में कोई भी शक नहीं है। एडवांस जीडीपी एस्टीमेट एंड ग्रोस वैल्यू एडिड, एडवांस जीडीपी के जो एस्टीमेट थे और ग्रोस वैल्यू एडिड जो थी करंट फिस्कल ईयर के लिए कहाँ से पता चल रही है, CSO ऑफिस यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस से क्लियरली एक बात रिवील की कि जो ये स्लो डाउन हो रहा है ना, द एक्सटेंट ऑफ द स्लो डाउन वाइल जीडीपी ग्रोथ जो है नाउ पैक्ड एट 7.1% कंपेयर्ड विद 7.6% इन 2015-16। 2015-16 में 7.6 थी, अब 7.1 है, यानी घट गई। GVA इज ए फोरकास्ट टू एक्सपेंड एट 7% इन दिस ईयर ईजिंग फ्रॉम 7.2। GVA जो है 7.2 से 7 होने वाली है, 12 महीने पहले 7.2 अब 7 होने वाली है। आगे फिर फिलर देता है, कोई लाइन हमको फिल करनी है, और फिर आगे कहता है ए क्लोजर लुक एट दी सेक्टोरल GVA प्रोजेक्शन थ्रोज इनटू रिलीफ द एरियाज ऑफ कंसर्न। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो जहां फिलर दे देता है ना, इतनी राम कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इतना पढ़ो और उसके बाद में एक लाइन और पढ़ लो, आंसर मिल जाता है। इतना पढ़ो और एक लाइन और पढ़ो, आंसर मिल जाता है। अगर फिर ऑप्शंस में नहीं निकाल पाते हो तो फिर आप यहाँ से पढ़ो, अदरवाइज इतना मत पढ़ो भाई, बोर हो जाओगे एग्जाम में। तो क्या कहते हैं, ए क्लोजर लुक एट द सेक्टोरल GVA प्रोजेक्शन थ्रोज इनटू रिलीफ एंड द एरियाज ऑफ कंसर्न माइनिंग एंड क्वायरिंग इज एस्टिमेटेड टू श्रिंक 1.8% दिस ईयर आफ्टर एक्सपेंडिंग। सीधी सी बात बता रहा है भाई, कभी कह रहा है कोई चीज़ 7.2 से 7 हो गई, 6.7 हो गई, यानी घटती जा रही है, बता रहा है GDP वगैरह गिर रही है। इसमें से ही कोई ऑप्शन उठाओ। अब देखो क्या कहता है, सीधी सी बात है, थोड़ा सा तो टाइम बचाना पड़ेगा भाई, नहीं तो बोर हो जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो अब आप देखते हैं इसके अंदर क्या कहता है जी, इसके अंदर क्या कहता है, हाँ जी, इसके अंदर क्या कहेगा, एक सेकंड रुको, इसके अंदर क्या कहता है, हाँ उठा लो। देखो फर्स्ट को उठाओ, फर्स्ट एक सेकंड फर्स्ट को उठाओ। फर्स्ट में क्या कहता है जी, दिस इज यूज स्पेशली सो व्हेन सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो भाई कहीं पे भी डीमोनेटाइजेशन की बात नहीं की, कहीं पे भी RBI की बात नहीं की अभी तक जितना पढ़ा, ना कहीं पे होटल का जिक्र किया, ना कहाँ पे रेस्टोरेंट का जिक्र किया, इसीलिए ना फर्स्ट वाला तो कोई भी सेंस नहीं देता, ऐसे ही उड़ाना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हें आगे पता चला कि भाई GDP की बात कर रहा है तो बीच में ये रबी क्रॉप कहाँ से डाल रहा है, रबी क्रॉप की तो यहाँ कोई बात कर ही नहीं रहा, अब तो ये वाला भी हट गया। अब उठाओ आगे, यूनियन
budget due to next month, the center will have to work in a substantial fiscal flip to help rekindle economic momentum। तो भाई यूनियन बजट की कोई बात कर ही नहीं रहा, सिंपल सी जीडीपी की बात कर रहा है, यानी ये तीनों ही ऑप्शन कैसे हो गए, एब्सर्ड हो गए। फोर्थ में उठाया तो फोर्थ में पता चला, कहते हैं नॉर्मल मानसून, मानसून जैसी कोई बात नहीं कर रहा, सारे ऑप्शन हट गए, सिर्फ एक ऑप्शन क्या बचा, फिफ्थ बचा। इन चार को एलिमिनेट करके भी मैं फिफ्थ पर आ गया। और यूं भी नहीं कर पाते तो आप यूं सोचते, फिफ्थ के अंदर एक वर्ड लिखेगा, एंड एज द चीफ स्टैटिस्टिशियन एम्फेसाइज्ड, चीफ स्टैटिस्टिशियन ने एम्फेसाइज किया, क्या एम्फेसाइज किया, दीज प्रोजेक्शंस, ये प्रोजेक्शन, कौन सी प्रोजेक्शन, ये वाली प्रोजेक्शन भाई, कि 7.1 हो गया 7.6 से, 7% हो गया 2 से, 7.4 से 1.8 सिकुड़ गया, 6.5 से 6.6 से 6.5 हो गया, ये सारी प्रोजेक्शन का ही तो जिक्र कर रहा है। इसीलिए ना यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फिफ्थ वाला ही आता। और हालांकि इससे पहले जिसका हुआ तो उन्हीं का जिक्र करेगा ना, तो इस वाली प्रोजेक्शन का जिक्र किया और एक इस वाली प्रोजेक्शन का जिक्र किया, आंसर इसका बनता फिफ्थ। देख लो फिफ्थ ही बना है। आगे क्या कहता है जी, आगे आपसे क्या कहता है, आगे ना कुछ इडियम दी थी, आपको बस ये बताना है कि दिए गए सेंटेंसेस में इडियम का सही मीनिंग से सही तरीके से इस्तेमाल कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। देखो इडियम पढ़ो, सबसे पहले इडियम का मीनिंग पता होना चाहिए। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सारे हालातों के बाद, सारी समस्याओं के बाद, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू का मीनिंग होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होता है भाई टू डील विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति को डील करना, किसी कठिन समस्या का सामना करना, ठीक है। कुछ ऐसी बात कर रहा है। अब आप पढ़ो इडियम सही यूज़ की है कि नहीं की। कहता है ए पार्टनरशिप बिटवीन द फाउंडेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट अलाउ विजिटर्स, एक पार्टनरशिप हुई है, फाउंडेशन कोई कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट कोई कंपनी है, उस पार्टनर, उन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है। और वो पार्टनरशिप क्या करती है, अलाउ करती है किनको, विजिटर्स को, क्या कि भाई एक वर्चुअल रियलिटी दिखाती है उनको, किस चीज़ की, वर्चुअल रियलिटी से कोई चीज़ दिखाती है, कि वर्चुअल रियलिटी से कोई चीज़ दिखाती है, कैसे दिखाती है, हेडसेट के थ्रू दिखाती है, क्या, ऑफ डेयरीज पब्लिक स्कल्पचर, कि भाई जो डेयरी नाम का कोई कलाकार था उसने कुछ मूर्तियां बनाई, तो उन मूर्तियों को ना वर्चुअली दिखाया जाता है। ये मुमकिन हो पाया, क्यों मुमकिन हो पाया, क्योंकि एक फाउंडेशन ने और एक माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। और उसके जो स्कल्पचर्स है वो कैसे हैं, जो बच गए इतने समय के बाद भी, हैविंग सर्वाइव्ड थ्रू थिक एंड थिन, जो भाई इतने सारे अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सारे हालातों के बाद भी बच गए। एक ट्रिब्यूट टू द आर्टिस्ट, ये सब क्या है, एक आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट है उन लोगों के द्वारा जो विश्वास रखते हैं किसमें, कला के अंदर। तो पहले के अंदर तो बिल्कुल सही बात है, थ्रू थिक एंड थिन बिल्कुल ओके लगा रहा है, सारे हालातों को झेलने के बाद भी उसके स्कल्पचर्स जो थे बच गए, ओके है। आगे देखो सेकंड को देखते हैं। द प्रपोजल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू इशू ऑरेंज कलर्ड पासपोर्ट जैकेट्स, ऑरेंज कलर्ड पासपोर्ट जैकेट टू इट्स सिटीजन हु हैव नॉट कंप्लीटेड हाई स्कूल एजुकेशन। भाई भारत सरकार ने एक प्रपोजल दिया कि ना ऑरेंज कलर की पासपोर्ट जैकेट दो हमारे देश के नागरिकों को जिन्होंने ना हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया, जो ये 12 तक नहीं पढ़े हुए उनको। हैंस रिक्वायर इमिग्रेशन क्लियरेंस, और इनसे पूछताछ करो एयरपोर्ट पर, टू बी एम्प्लॉयड ओवरसीज, जो अगर ये लोग बाहर विदेश में काम करने के लिए जाते हैं तो इनसे पूछताछ की जाए। इज़ नॉट ओनली, ये जो प्रपोजल है ना, ये प्रपोजल कैसा है, नॉट ओनली बोल्ट फ्रॉम ब्लू, यानी ना सिर्फ अनएक्सपेक्टेड नहीं बल्कि उसके साथ साथ, अनएक्सपेक्टेड तो है ये, उसके साथ साथ क्या है, कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। दैट बैक, जो डिमांड करती है क्या, क्लैरिफिकेशन, कि भाई तुम ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि जो 10-12 नहीं पढ़ा हुआ वो अगर विदेश में ओवरसीज़ में काम करने के लिए जाएगा तो उससे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अच्छे से पूछताछ कर ले, क्योंकि भाई तुम्हें क्या लगता है वो पढ़ा नहीं हुआ तो वहाँ जाकर गड़बड़ करेगा क्या। तो ऐसा प्रपोजल आया। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ तो कैसी थी, ये चीज़ हमारी अनएक्सपेक्टेड थी, और साथ ही साथ कह रहे सिर्फ अनएक्सपेक्टेड नहीं बल्कि एक कन्फ्यूजिंग पॉलिसी भी है। तो यहाँ भी ईडीएम का तो सही यूज़ कर रहा है। आगे कहता है विल द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ऑफिशियल्स टेक द नेसेसरी टाइम टू डाइसेक्ट
टू डिसेक्ट व्हाट वेंट रॉन्ग। भाई क्या प्राइम मिनिस्टर और उसके ऑफिशियल जो हैं इतना टाइम निकालेंगे ये जानने के लिए कि क्या चीज़ गलत गई, एंड ट्राई टू एंश्योर, और इस बात को एंश्योर करेंगे, पुख्ता करेंगे कि दैट सोर डज नॉट हैपन अगेन, कि ये चीज़ दोबारा से हैपन ना हो। और या फिर वो क्या करेंगे, और दे विल सिंपली होप, कि वो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करेंगे दैट द डिसऑर्डर इन अदर फेडरल पार्टीज कंटिन्यू, भाई और पार्टियों में भी इस तरह का मतभेद चलता रहे। और ये अब आगे किसी बंदे का नाम ले रहा है ट्रूडोज, ये जस्टिन ट्रूडो, शायद मेरे ख्याल से कनाडा का कोई इशू आ रहा है कि जो ट्रूडो का पर्सनल स्टाइल है वही इनफ है किस चीज़ के लिए, टू वेदर दी स्टॉर्म, यानी वेदर दी स्टॉर्म का मतलब होता है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने में। कहते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे लोग भी कोई एफर्ट करेंगे या यूं ही पड़े रहेंगे कि दूसरी पार्टियों में भी झगड़े चलने दो, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो ये ट्रूडो नाम का पर्सन है जो भी है सिर्फ इसका ही एटीट्यूड होगा, सिर्फ वही इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सोल्व करेगा। टू enough to weather this storm, to handle this difficult situation। तो यहाँ तो तीनों ही सेंटेंसेस मीडियम का सही तरीके से यूज़ कर रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात है, तीनों में ही सही तरीके से यूज़ कर रहा है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है फिर वही काम, इडियम पहचाननी है कहाँ गड़बड़ कर रहा है। तो एट लोगर हेड का मतलब होता है एक तरह का डिसएग्रीमेंट, एक तरह की फाइट की स्टेट। अब आपसे क्या कहता है, सोशल वर्कर एंड डॉक्टर, भाई सोशल वर्कर जो है और डॉक्टर है वो लोगर हेड है, एक तरह के झगड़े में उलझे हुए हैं कि क्या, हाउ वेल, भाई किस हद तक जो ये नया सिस्टम है ये काम करेगा। अब कोई ट्रेवर नाम का बंदा है और उसकी एक्स वाइफ है बैकी, हो सकता है ट्रेवर कोई डॉक्टर हो और एक्स वाइफ कोई सोशल वर्कर हो। इन्होंने क्या किया, एंडेड अप एट लोगर हेड, इनके बीच में भी जबरदस्त झगड़ा हुआ। और इस टाइम क्या हुआ, दिस टाइम हैविंग ए शाउटिंग मैच ऑन दी डोर स्टॉप, डोर स्टेप होता है दहलीज, इस बार तो घर की दहलीज पे जोर से चिल्ला रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ओके यूज़ कर रहा है, भाई कोई इशू वाली बात मुझे तो नहीं लग रही। आगे कहता है बिल्कुल एट दैट टाइम द टू नेशंस वर एट लोगर हेड, उस समय पे जो दो नेशन थे ना लोगर हेड पे थे, एक तरह के डिसएग्रीमेंट, एक तरह के झगड़े में थे। किस बात के लिए, सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जहाँ पर मॉस्को को तो लगता था भाई मॉस्को साइड लेता था डेमस्कस की, और जो अंकारा था जो ये हमारा टर्की था ये किसके साइड लेता था, सीरिया की साइड लेता था। तो अब भी बात ओके है, दोनों में एक झगड़े जैसी चीज़ थी तो दोनों एट लोगर हेड थे, बहुत अच्छा, यानी इन दो पे भी ओके है। थर्ड पे देखो, फैशन स्टाइलिस्ट इन नाइजेरिया, जो फैशन स्टाइलिस्ट है ना नाइजेरिया के अंदर, आर नाउ प्रोबेबली एट लोगर हेड, वो अब लोगर हेड पर है, ठीक है, किसी झगड़े रिलेटेड स्टेट पर। आगे देखते हैं, एज दे आर एवरीवेयर, क्योंकि वो हर जगह है। हाउ एवर अमंग द लॉट देयर्स हार्डली एनीवन हु कुड फॉरवर्ड एज ए ट्रू प्रोफेशनल, यहाँ कुछ गड़बड़ लगी। कहते हैं भाई नाइजेरिया के अंदर बहुत सारे फैशन स्टाइलिस्ट है, हर जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन बहुत सारों में से सिर्फ कुछ एक ही है, हार्डली ही है जो इस चीज़ में प्रोफेशनल है, जिनको सही मायने में नॉलेज भी है। तो यहाँ पर तो कोई झगड़े जैसी बात कर ही नहीं रहा, तो यहाँ गलत यूज़ कर रहा है, ए और बी में ओके यूज़ कर रहा है, तो इसका आंसर तो फोर्थ लगना चाहिए, फोर्थ इसका आंसर है, ठीक है, फोर्थ इसका आंसर है, हाँ ठीक है। अब आ जाओ आगे एक बार इसको और देख लो, 46 को देखो, 46 के अंदर क्या कहता है जी, 46 के अंदर क्या कहता है, 46 के अंदर कहता है दैट इवेंट इज कॉल्ड द ग्रेट डाइंग बिकॉज इट वाज द मोस्ट डिवास्टेटिंग मास एक्सटिंक्शन ओवर रिजल्टिंग इन द सम 95% ऑफ ऑल स्पीशीज टॉसिंग अप। टॉसिंग अप का मीनिंग होता है भाई सिक्का नहीं उछालते, टॉस अप यानी कोई ना कोई आउटकम आएगा। टॉस अप का मीनिंग क्या होता है भाई, कोई भी आउटकम आ सकता है, ईदर आउटकम इज पॉसिबल। क्या मीनिंग होता है जी, ईदर आउटकम इज पॉसिबल, यानी भाई कोई भी आउटकम आ सकता है। टॉस अप का मीनिंग तो कुछ कुछ ऐसा होता है। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी इवेंट के बारे में बात कह रहा है ग्रेट डाइंग, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई थी लगभग, बिकॉज क्यों उसको कहा जाता है ग्रेट डाइंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई होगी। मोस्ट डिवास्टेटिंग मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा नंबर पे लोग मरे होंगे, कोई स्पीशीज़ मरी होगी, कोई ना कोई चीज़ खत्म हुई थी। डिवास्टेटिंग होता है बिल्कुल ख़त्म करना, बर्बाद कर देना। रिजल्टिंग इस वजह से क्या हुआ था, लगभग 95% जो स्पीसीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी। तो टॉसिंग अप जैसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। टॉस अप तो जब करता है जब दो फिनोमिना में से कोई एक चूज़ करता है, यानी ए पे तो हर हाल में गलत यूज़ कर रहा है, यानी ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, अब आप एक बारी देखो इसको,
सेकंड को मैनी पार्टी मेंबर एंड ऑब्जर्वर कंसिडर द कॉन्टेस्ट फॉर पार्टी लीडर ए किक द बकेट विद द विनर ऑलमोस्ट सर्टेनली इन लाइन टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द ANC लार्ज मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। कहते हैं बहुत सारे पार्टी मेंबर और जो ऑब्जर्व करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब तो होता है मर जाना, हमने डेली डोज में भी सीखा था, टू डाई, मर जाना। कहता है वो क्या करे, इस इलेक्शन को इस तरीके से देख रहे हैं, किक द बकेट। क्यों? क्योंकि विनर जो है ऑलमोस्ट सर्टेनली इन लाइन, लगभग श्योर है। क्यों? क्योंकि जो अगला प्रेसिडेंट है उसके पास में बहुत ज़्यादा लार्ज मेजोरिटी है। तो भाई यहाँ तो कोई मरने जैसी सेंस दे ही नहीं रहा, यानी बी भी यूज़ नहीं हो सकता। ये भी हट गया, ये भी हट गया। आंसर ही क्या बचा? आंसर ही बचा ओनली सी। ओनली सी ही इसका आंसर था। एक बार ही देख लो फिर भी। ऑन द वेन, ऑन द वेन इडियम का मीनिंग क्या होता है? डिक्लाइन ऑफ द पावर, किसी चीज़ का, किसी ताकत का क्या हो जाना जी, ख़त्म हो जाना। ख़त्म क्या? धीरे धीरे कम होना। कोई भी चीज़ अगर कम हो रही है, ताकत है, उसकी पावर कम हो रही है, तो हम कहते हैं डिक्लाइन ऑफ द पावर हो, तो आप क्या कह सकते हो? ऑन दी वेन। ऑन दी वेन का मतलब होता है ख़त्म होने के कगार पर है। ठीक है, ये था। अब आप आगे देख लो, आगे क्या कहते हैं जी। देखो दो दो सेंटेंसेस दिए और इनको जोड़ना था। अब ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ आपको ऑप्शंस दिए, आपको ना सिर्फ उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना था जो जोड़ेगा, है ना। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इनको कैसे जोड़ोगे। तो भाई अगर जोड़ने बैठोगे तो देखो थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने पड़ते हैं ढंग से सेंस कन्वे करने के लिए। कहीं कुछ एसेंशियल कोमा लगाएं, कहीं कुछ और करें, यानी एक सेंटेंस को बहुत सारे तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें एग्जैक्ट जोड़ने की आवश्यकता नहीं, हम बस इतना आइडिया लगा लेंगे कि इनमें से कौन से वाला वर्ड जोड़ सकता है। तो यहाँ भी दो सेंटेंसेस दिखेंगे आपको, और ए के अंदर भी दो और बी के अंदर भी दो। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनको जोड़े। फर्स्ट के अंदर क्या कहता है? इन ऑल फेयरनेस नेक्सस हिट बीइंग टेकन बाय बैंक फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट शुड बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट बेल आउट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। इट कुड बी सीन एज द RBI मेकिंग क्रेडिट अवेलेबल टू डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एट द नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतनी सारी राम कहानी पढ़ के मुझे क्या पता लगा कि भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? आप एक बात समझने की कोशिश करना। मुझे नहीं पता नेक्सस क्या होता है, मुझे नहीं पता नेक्सस क्या होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता बेल आउट क्या होता है, मुझे नहीं पता भाई इनका क्रेडिट अवेलेबल जैसी क्या बात है, मुझे नहीं पता डिफ़ॉल्ट जैसी क्या बात कर रहा है, मुझे नहीं पता नेगेटिव रेट जैसी क्या बात है। तो भाई जब मैं सेंस नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई जो वर्ड ए को जोड़ेगा वही वर्ड बी को जोड़ेगा। तो मैं एक बारी बी को ही उठा के देख लेता हूँ, क्या पता बी ही मुझे आंसर दे दे, और बी की लैंग्वेज भी इजी लग रही है। तो इस तरीके से तुम एग्ज़ाम में अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम छोड़ भी सकते हो। बात क्लियर है क्या? अगर आपको एग्ज़ाम में समझ में नहीं आए तो आप उसको छोड़ देना। एक बारी बी को देखो, क्योंकि भाई टाइम बचाना है, वहाँ कोई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछेगा, तुम्हें टाइम बचाना है, जल्दी से पेपर करना है, सही सही सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अब बी को पढ़ो। बी में क्या कहता है? टू नो द लाइफ स्टोरी ऑफ यंग किड्स साइकोलॉजिस्ट यूज टॉय एनिमल्स टू टेल ए स्टोरी विच इज टिपिकल प्रोजेक्शन टेक्निक वेयर वन टॉक अबाउट वन लाइफ यूजिंग ए डिफरेंट कैरेक्टर। भाई बच्चों की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए ना, भाई बच्चे के साथ कोई बुरा तो नहीं हो रहा, कोई बुरा कर रहा है, कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, उस चीज़ को जानने के लिए टू नो द लाइफ स्टोरी ऑफ यंग किड्स साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? टॉय एनिमल्स, टॉयज़ को यूज़ करते हैं और उन्हें ना टॉय और एनिमल से कोई कहानी सी बना के सुनाते हैं, जैसा उन्हें लगता है कि शायद ऐसा इस बच्चे के साथ हुआ हो, जिसको सुन के वो बच्चा भी बोल देता है कि जी ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई थी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। पहले वाले में तो ये बात कर रहा है। दूसरे बारे में कहता है साइकोलॉजिस्ट ऐसा यूज़ करते हैं, थेरेपिस्ट कह लो या फिर साइकोलॉजिस्ट कह लो, वो क्या कर सकते हैं? कुछ और मीडियम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो कहता है टॉय को या एनिमल के थ्रू बच्चों से बात पूछो, या फिर आप किसी और मीडियम को यूज़ करो। आप किसको यूज़ करो? किसी और मीडियम को, वाटर कलर को, ऑयल पेस्टल को, क्ले को, कलर पेंसिल को, पपेट को, या फिर और बहुत सारी चीज़ों को। यानी तुम्हें एक बात पता लगी, पहले वाले में एक बात बता रहा है, दूसरे वाले में उसका एक ऑप्शन दे रहा है कि या तो यूं कर लो या फिर तुम यूं कर लो। तो भाई इस तरीके से जब ऑप्शन दे रहा है तो अब देखो कन्वर्सली की तो बात ही नहीं होती। कन्वर्सली की तो बात होती है तुम ऐसा कर लेना क्योंकि ऐसा होता है। कन्वर्स तो कुछ ऐसी सेंस देता है, तो ऐसी तो बात नहीं कर रहा दोनों सेंटेंस इस सेंटेंस में जोड़ने के लिए। अब तुम देखो इन कॉन्ट्रास्ट होता है भाई, विरोधाभास, तो पहला सेंटेंस दूसरे को कॉन्ट्रास्ट तो कर ही नहीं रहा।
हाउ एवर की बात भी नहीं कर रहा, हाउ एवर भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। हाउ एवर कब दिखाता है, पहले वाला पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव, या फिर दूसरे वाला पहले वाला नेगेटिव और दूसरे वाला पॉजिटिव, एक ऐसी भी बात नहीं कर रहा। तो एक ऑप्शन ही तो दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है तो आप क्या कहोगे, एक तरह का ऑप्शन दे रहा है तो ऑल्टरनेटिव दे रहा है, यानी इसका आंसर ऑल्टरनेटिवली आ सकता था। देख लो, मैंने नहीं पढ़ा इसको भाई, इतना टिपिकल अगर आ जाए और कॉमर्स की टर्म्स, मान लो किसी बच्चे को नहीं पता तो वो कैसे करेगा, तो आप देखो ना दूसरा रास्ता क्या है, वहाँ से आ जाओ। हाँ, अगर ये नहीं होता तो पढ़ना पड़ता भाई, तो मजबूरी होती, लेकिन जब है तो फिर स्मार्ट वर्क करेंगे हम, नहीं पढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, आगे कहता है as the UK dream of sealing advantageous international trade deal outside the EU come up against the hard reality of the Irish border। जो यूके ना ड्रीम देख रहा है, ड्रीम क्या देख रहा है, सील करना चाहता है, एडवांटेज उठाना चाहता है इंटरनेशनल ट्रेड का बाहर जाके यूरोपियन यूनियन से, वो ड्रीम ना कम अप आ रही है, उसके साथ साथ एक हार्ड रियलिटी और आ रही है आयरिश बॉर्डर की। एक बेनिफिशियल चीज़ क्या है भाई, बेनिफिशियल चीज़ ये कि वो कंटिन्यू करे अपने क्लोज ट्रेडिंग रिलेशनशिप को ईयू के साथ में, वो उसको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और साथ में क्या कहता है, हाउ एवर द अनसर्टेनिटी कोज, देखो मेरे मुंह से निकल गया, जो अनसर्टेनिटी कोज हो रही है ना, क्यों हो रही है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग स्लो प्रोग्रेस, भाई लंबी और स्लो प्रोग्रेस हो रही है टुवार्ड दिस एंड, इस साल के अंत तक, विल व्रैक डैमेज, विल व्रैक का मतलब होता है कर देना, टू डू, वो डैमेज कर देगी यूके की इकोनॉमी को, जो आने वाले कई सालों तक उसे प्रभावित करेगी। तो पहली चीज़ तो कह रहा है कि यूके को ड्रीम मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है ईयू से बाहर आके अपने बिजनेस लिंक को बढ़ाने का, लेकिन अगले ही सेंटेंस में एक और बात करता है कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी आ रही हैं भाई, उसका स्लो डाउन हो रहा है, उसकी जीडीपी वगैरह तो नहीं गिर रही, उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी डैमेज हो रही, यानी एक विरोधाभास कर रहा है। पहले सेंटेंस में कह रहा है कि बेनिफिट होगा, पॉजिटिव की बात की, दूसरे वाले में नेगेटिव की बात की। इस तरह के सेंटेंसेस को कौन जोड़ता है, इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ता है हाउ एवर। कौन जोड़ेगा जी, हाउ एवर जोड़ेगा। नेवरथलेस का मीनिंग होता है फिर भी, ठीक है। हाउ एवर इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू होता है कोई विरोधाभास, अल्टरनेटिव अभी हम सीख के आए थे ऑप्शन। तो पहले वाले को देख के तो मुझे एक बात पता चल गई कि भाई इनमें से कोई नहीं जोड़ सकता, इनमें से कोई नहीं जोड़ सकता, सिर्फ हाउ एवर फिर भी जोड़ सकता है। एक विरोधाभास तो नहीं, हाउ एवर जोड़ सकता था, एक अलग अलग चीज़ों को दिखा रहा था। इन कॉन्ट्रास्ट टू होता है, जब देखो विरोधाभास जब होता है जब पहले वाला सेंटेंस दूसरे वाले को कॉन्ट्राडिक्ट करे, ऐसी सेंस नहीं दे रहा। अब एक बार सेकंड को और पढ़ लो। कहता है ओवर 70 सेपरेट BWMS हैव बीन टाइप अप्रूव्ड बाय IMO। लगभग 70 के आसपास की कोई चीज़ है जिसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया IMO ने, और 6 को अप्रूव कर दिया USCG ने। एविडेंस क्या है, एविडेंस इज माउंटिंग, एविडेंस क्या है, दैट ए सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ दिस टाइप। लेकिन एविडेंस क्या है कि भाई जो अप्रूव कर रहे हो ना उसमें से भी एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज क्या है, किस चीज़ की, इन अप्रूव्ड की, जिनको इंस्टॉल किया गया है वो ढंग से काम ही नहीं करती। यानी एक बात कर रहा है कि कह रहा है एक अच्छी चीज़ तो है कि लगभग 70 को अप्रूव कर दिया गया, लेकिन अगली लाइन में कह रहा है कि हकीकत ये इस 70 में से बहुत सारी तो ऐसी है जो काम ही नहीं करती, आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ढंग से काम ही नहीं करती। तो अब पता लगा कैसे जोड़ रहा है, पहला सेंटेंस पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यहाँ से मैं श्योर हो गया कि दोनों सेंटेंसेस में क्या चीज़ जोड़ने के लिए आ रही है, हाउ एवर जोड़ने के लिए आ रहा है, हाउ एवर इसका आंसर था। अब एक बारी देख लो 49th को, देखो 49th में क्या कहता है, इसमें तो 3 दे दिए ना, तो भाई जिस भी एक में तुम्हारा दिल करे उसको जोड़ो, जो सबसे छोटा हो, टाइम बचाओ। क्रिएटेड बाय हाला जरीकत एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन यूनिवर्सिटी, क्या हो रहा है आज, क्रिएटेड बाय दी हेला जेरिकट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, यानी हेला जेरिकट नाम के किसी लड़की ने कुछ क्रिएट किया, कहाँ पर क्रिएट करा, सिडनी की यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसके कलीग्स ने। और दिस इम्प्लांट, और इस इम्प्लांट ने क्या किया, सक्सेसफुली रिपेयर किया ब्रोकन आर्म बोन, टूटी हुई हड्डियों को, किसके केस में, रैबिट के केस में। और जल्दी ही वो इस चीज़ को कहाँ लेकर जा रहे हैं, इस एबिलिटी को लार्ज शिप के ऊपर भी अप्लाई करने वाले। भाई इन्होंने कोई मशीन वगैरह बनाई होगी जिसने टूटी हुई हड्डी तोड़ दी, टूटी हुई हड्डी जोड़ दी रैबिट की, और अब इसी चीज़ को भेड़ वगैरह के ऊपर टेस्ट किया जाएगा।
यानी मुझे पता लगा पहले सेंटेंस में कोई बात बताई, सेकंड सेंटेंस में उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। क्या डाल रहा है? कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। ठीक है, अगले वाले में फिर पढ़ लो। मिस्टर पैडॉक apparently removed the hard drive from at least one computer found in his room। मिस्टर पैडॉक ने ना एक हार्ड ड्राइव को तो रिमूव कर दिया, कम से कम एक हार्ड ड्राइव को रिमूव कर दिया उस कंप्यूटर से जो उसके कमरे से मिला। कहाँ पर मिला? एट मैंडले बे रिसोर्ट एंड कैसीनो। ये बात किसने कही? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कही। हाउसकीपर जो उसके घर की साफ सफाई करने वाले थे, हैड विजिटेड मिस्टर पैडॉक रूम। उन्होंने क्या किया? मिस्टर पैडॉक के रूम को विजिट करते थे। देखो 2 कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक बार ही छुपाओ। कब? एक सेकंड, मोर देन हार्म। मोर क्यों छिपा दिया इसने? कब विजिट करते थे वो? कहाँ गया? पैडॉक के रूम को कब विजिट करते थे? मोर देन वंस इन द डेज बिफोर। भाई एक बार से ज़्यादा उन्होंने विजिट किया था कुछ उन दिनों से पहले जब शूटिंग वगैरह हुई, उसने गोली वगैरह मारी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। बट डिड नॉट नोटिस एनी साइन, कोई भी साइन उन्होंने नोटिस नहीं किया। किस चीज़ का? लार्ज स्टॉक पाइल ऑफ वेपन, उसके घर में जो हथियारों का ज़खीरा था। यानी अब मुझे एक बात और पता चल गई कि भाई पहले सेंटेंस में कोई बात बता रहा है कि उसने एक हार्ड डिस्क हटा दी, और दूसरे सेंटेंस में कहता है कि भाई उसके कमरे में जो लोग आते थे, उन लोगों ने, जो साफ़ सफाई करने वाले आते थे, उन्होंने कोई वेपन्स के जखीरे को नहीं देखा। यानी एडिशन में कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। अगले में फिर कहता है क्रोनोज इजरायली ग्रोन फ्लावर इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंट्रीज ऑल ओवर यूरोप। इस फ्लावर को पूरे यूरोप की कंट्रीज़ में दे दिया गया। दे ऑल्सो हैव ए फुटप्रिंट इन ऑस्ट्रेलिया वेयर दे जस्ट रिसीव्ड कल्टीवेशन एंड रिसर्च लाइसेंस। यानी इस फूल को पूरे यूरोप में बांट दिया गया, और भाई इसी फूल के पास फुटप्रिंट है, इसके कदम ऑस्ट्रेलिया में भी पड़े जहाँ पर उन्हें क्या मिला? कल्टीवेशन का लाइसेंस मिला। यानी हर सेंटेंस में पहले कोई बात बता रहा है पॉजिटिव में, दूसरे सेंटेंस में उसी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। जब भी ऐसा करे तो आप कैसे जोड़ोगे? एडिशनली से जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे? एडिशनली यहाँ पर जोड़ता। तुम एग्जाम में ये करने मत बैठ जाना, एक एक वर्ड को फिट बिठा के देखो, बस सेंस एक एक वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ऐसा मत करना भाई एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, फिर बस वर्ड उठाओ और सेंस पकड़ने की कोशिश करो बस। आगे क्या कहता है? आगे कहता है द गोल्ड प्राइस दैट हिट ए 5-year लो ऑन जुलाई 20 रिफ्लेक्ट्स सप्लाई एंड डिमांड राइट नाउ एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर। तो मुझे पता लगा गोल्ड प्राइस के लिए वर्ब क्या आ रही है? रिफ्लेक्ट आ रही है। तो अब आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में क्या मिल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की वर्ब आ रही है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, इसको टेंस क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा टेंस, यानी ना तो ये आ सकता रिफ्लेक्टेड, ना हैज़ रिफ्लेक्टेड। आंसर तो इन तीनों में से कोई एक आता। अब मुझे देख के एक बात पता चली कि शायद टाइपिंग का एरर हो गया। फर्स्ट सेंटेंस और फोर्थ ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है, यानी मुझे चूज़ किस में से करना पड़ेगा? अब मुझे चूज़ करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए, या तो सेकंड आए या फिर फोर्थ आए। तो मुझे एक बात पता चली, ये इन्फॉर्मेशन 2 कोमा के बीच में है। गोल्ड प्राइस रिफ्लेक्ट्स है ना, ये पूरी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर इसको छुपा लूँ तब भी सेंस निकल रही है, मीनिंग कन्वे हो रहा है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब दिखाते हो तो दैट से नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो विच से दिखाओ। हालांकि एग्जाम में ऐसा एरर नहीं बनता, लेकिन जब अगले ने ही पूछ लिया, भाई अगला ही इस लेवल पर पूछ रहा है, तो फिर हम भी बता देंगे, हमने भी सीखा है। मेरे हिसाब में यहाँ क्या ऑप्शन आना चाहिए? थर्ड तो आएगा ही नहीं, रिफ्लेक्टेड तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ विच आएगा, तो यहाँ आएगा सेकंड ऑप्शन। देखो सेकंड ही ऑप्शन है। यही थी आज की शीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।